Assalamu alaikum. This is Dr. Hassan, and I welcome you again to the subject titled as Introduction to Business BUSS 101, and we are covering chapter number 1, Enterprise. In our previous session, we have covered the basic concepts of business and its environment, introduction to the section chapter number 1 includes the relationship between business and the environment. Second, we highlighted that we will cover the business activity and the role of enterprise in setting up and developing businesses. We have also covered what is actually the meaning of enterprise in our previous session. The purpose of business activity, we have covered this. What actually businesses can do, they can convert the products, raw material into finished goods, and the businesses are basically offering the goods or services. और जो हमने बात की थी कि इन दोनों का नाम हमने कंबाइंड फॉर्म में ऑफरिंग्स रखा था. इसके अलावा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में बात की थी. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द एंटरप्राइज. So this is basically the highlight version, the you can say that highlights of the previous lecture. Today we are going to cover the concept of creating or adding value to the products, to the services. ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है वैल्यू क्रिएट करने का और हम एडिड वैल्यू किसको कहते हैं. इसको आपने गौर से सुनना है, ध्यान से सुनना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है ताकि आप अपनी जो भी सराउंडिंग में डेली रूटीन में जो स्पेंडिंग करते हैं आपको आइडिया हो कि आप जो पे कर रहे हैं, जो प्राइस पे कर रहे हैं, वो किस बात की कर रहे हैं. वो जो ज़्यादा आप पेमेंट करते हैं और ख़ुशी से करते हैं, जिसमें कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करता, आप अपनी विलिंगनेस से, अपनी मर्ज़ी से एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी परचेज़ करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, इस बात को हम समझेंगे. सबसे पहले जी वैल्यू क्रिएशन क्या है, क्रिएटिंग वैल्यू क्या है. Businesses aim to create value by selling goods and services for a higher price than the cost of bought in material, that is called creating value. जितने में आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पैसे लगाए हैं, मतलब जो प्रोडक्ट को बनाने में जो आपके पैसे लगे हैं, अमाउंट स्पेंड की है, उससे ज़्यादा अमाउंट पे आप उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जिसको आसान लफ्ज़ों में तो प्रॉफिट कहते हैं ना, लेकिन एक्चुअली यू आर क्रिएटिंग वैल्यू. वो जो प्रोडक्ट थी जो आपने सस्ती ली थी, आपने उसको महंगा करके बेचा, तो ये जो महंगा करके बेचना है, इसका कुशन जितना ज़्यादा होता जा रहा होता है उतनी ही उसकी वैल्यू क्रिएशन ज़्यादा होती है. ठीक है, जो गैप ज़्यादा होता है. अब उसके अंदर क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर कास्ट आती है, आप उसकी एडवर्टीज़मेंट करते हैं. ठीक है, आप उसके बारे में डिफरेंट किस्म के एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा स्पेक्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आप कस्टमर को देते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज आप उनको बेटर प्रोवाइड करते हैं. कुछ कंपनीज तो ये क्लेम करती हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट की कास्ट है उसमें 70% हम जो मार्केटिंग की कॉस्ट है वो हमने ऐड की हुई है. यानी कि वैसे प्रोडक्ट की प्राइस शायद 30 रुपीज़ होती, लेकिन वो जो हम 100 में 70 रुपीज़ लेते हैं वो मार्केटिंग के चार्जेस लेते हैं. दैट इज़ आल्सो क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन. ठीक है, सो इफ़ अ कस्टमर इज़ प्रिपेयर टू पे अ प्राइस दैट इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग और प्रोवाइडिंग अ गुड और सर्विसेज, दैन द बिजनेस हैज़ बीन सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग वैल्यू. अगर मतलब जो कस्टमर है वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से प्रोडक्ट की प्राइस पे कर रहा है, जो कि उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन से ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, कम ज़्यादा है, या माइनर सा उसमें गैप है, इसकी बेस के ऊपर उसकी वैल्यू जो है वो डिसाइड हो रही है. अब वो जो डिफरेंस है जो कॉस्ट और सेल प्राइस का आ रहा है उसको कहा जाता है एडिड वैल्यू. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग बॉट इन मटेरियल एंड द प्राइस द फिनिश गुड्स आर सोल्ड फॉर.
ठीक है। तो जितने में वो प्रोडक्ट बनी उस पर जितनी कॉस्ट आई, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग एवरी एस्पेक्ट, वो सारी मिलाकर जो आपने प्रॉफिट अर्न किया उसको कहा जाता है जी एडिड वैल्यू, राइट। So let's move on. Without creating value, a business will not be able to survive as other costs have to be paid and usually a profit must be made to justify staying in operation. तो ये सिंपल सी बात है कि जब भी आप कोई बिज़नेस करते हैं, आप कोई भी कंपनी, कोई भी एंटरप्राइज जो है वो जब काम कर रहा होता है तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि वो जितने की प्रोडक्ट लेगा उतने ही आगे सेल करेगा। डेफिनेटली वो वैल्यू क्रिएशन करेगा, वो प्रोडक्ट को इस एलिजिबल बनाएगा कि कस्टमर खुशी से वो पेमेंट दे और उस प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे जितने की वो बनी है या वो जितने का मटेरियल था उससे ज़्यादा वो पे करे, उसको हम वैल्यू क्रिएशन का नाम देते हैं, ठीक है। इसकी समझने के लिए ये देखें आप, एक एग्जांपल आपके सामने दी गई है कि व्हेन यू आर बिल्डिंग अ हाउस, other costs have to be paid such as labor and the rent, so the value created by the business is not the same as profit. मतलब बिल्डिंग बना रहे हो तो उसके आप दूसरी कॉस्ट भी उसके साथ इंक्लूड कर रहे हो, लाइक लेबर है, उसके रेंट है। सो इफ़ अ बिजनेस कैन क्रिएट इंक्रीज वैल्यू विदाउट इंक्रीजिंग इट्स कॉस्ट देन प्रॉफिट विल इंक्रीज। तो जब आपकी जो बिज़नेस है वो वैल्यू को इंक्रीज़ करे, ठीक है, यानी कि उस प्रोडक्ट की जो उस पर एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट लग गई है उससे ज़्यादा विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी प्राइस होती जा रही है, तो इट्स मीन कि आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। अगर आपने कोई बिल्डिंग बनाई, कोई आपने घर बनाया और आपने कुछ अरसे के बाद देखा उसकी प्राइस उससे 10% इंक्रीज़ कर गई है, 15% इंक्रीज़ कर गई है, या लेट्स से 50% काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होती है जो कॉस्ट के ऊपर आ गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई और उसको आप आसान लफ्ज़ों में कह सकेंगे एडिड वैल्यू। तो प्रॉपर्टी के एग्जांपल के साथ आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और एग्जांपल, दो एग्जांपल और देता हूँ। यहाँ पर आपके सामने मेंशन है, एक ज्वेलर है और एक आपके पास स्वीट का मैन्युफैक्चरर है, मिठाइयाँ बनाने वाली शॉप कह लें आप। अच्छा, अब जो ज्वेलर है उसने क्या किया है जी, वेल डिज़ाइन शॉप, विंडो डिस्प्ले, ठीक है, अट्रैक्टिव शॉप फिटिंग, वेल ड्रेस्ड एंड नॉलेजेबल शॉप असिस्टेंट एंड ब्यूटीफुल बॉक्सेस ऑफर टू द कस्टमर टू पुट न्यू ज्वेलरी इन। तो बेसिकली वो जो अपना लेआउट उसने रखा ना, जो उसने कह सकते हैं कि डेकोरेशन की है, उस डेकोरेशन को देखने के बाद ये फील हो रहा है कि उसने अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ कर लिया। जिस तरह आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप कभी कोई बिल्डिंग्स देखते हैं, जैसे कि स्कूल की एग्जांपल की बात कर लें, तो अक्सर लोगों ने क्या रखा होता है जी, स्कूल का नाम ABC इंटरनेशनल स्कूल। अब ABC इंटरनेशनल स्कूल लिखने से वैल्यू इंक्रीज़ नहीं हुई, लेकिन हाँ, अगर उसकी बिल्डिंग इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो देखने में जो भी वहाँ पे विज़िट करने आया उसका ऐसा फील हो कि यार ये इंटरनेशनल स्कूल लेवल की बिल्डिंग बनाई हुई है, तो साथ ही क्या हुआ, एक परसेप्शन चेंज हुई, एक वैल्यू में एडिशन हुआ। और अगर वो चीज़ क्लिक कर गई तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी। फिर वो जितनी फ़ीस चार्ज करना चाहेंगे, वो जितना भी लाइक जो भी स्कूल में एडमिशन के लिए पेरेंट्स आ रहे हैं, वो अगर कन्विंस हो जाते हैं उस स्टाइल से, उस लेआउट से, तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू में इंक्रीज़ आया। उस इंक्रीज़ वैल्यू का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती जा रही है। उनकी कॉस्ट जो थी वो उन्होंने स्पेंड की, अब उस कॉस्ट को वो मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर डिफरेंस ऐड करके प्रॉफिट अर्न करेंगे, जो कि उनकी एडिड वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल आप देखें यहाँ पर, स्वीट मैन्युफैक्चर की लिखी हुई है। स्वीट मैन्युफैक्चर से मुराद, आप ये आपके लिए आसान है समझना, आपके सामने गौरमे बेकर्स सबसे पहले इन हुई। गौरमे बेकर्स ने जब स्टार्ट किया तो शायद वो एक ऐसा मूव था कि कस्टमर्स ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। क्यों? क्योंकि नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट थी। ऐसा फील होता था कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाइजीन हैं, और इसी वजह से उसका एक सक्सेस स्टोरी सामने नज़र आई। फिर बाद में उसने डाइवर्सिटी, मतलब डिफरेंट किस्म की डिफरेंट प्रोडक्ट्स फूड इंडस्ट्री के अंदर भी और फूड के बाहर भी, लाइक फर्नीचर है, फार्मेसी है और केटरिंग है। तो फूड इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए भी उसने रेस्टोरेंट बनाए और फूड इंडस्ट्री के बाहर दूसरी इंडस्ट्री में भी जाकर अपनी अपने नाम को, अपनी उस एफ़र्ट को उन्होंने कैश किया।
इसके बाद क्या हुआ जी कि डोसे बेकर्स आई, फिर डोसे बेकर्स के बाद अब फाइनली आप बंदू खान देख सकते हैं आप, मतलब डिफरेंट किस्म की आपके सामने अब ये स्वीट्स की शॉप्स, बेकरी आ गई हैं। तो बेसिकली क्या है कि दे कैन क्रिएट इजीली रिकग्नाइज नेम एंड ब्रांड आइडेंटिटी। कैसे? अपनी पैकेजिंग से, अपनी सेलिंग लाइक प्रोडक्ट से, चीप वेंडर से चीज़ें परचेज करके। अब ये सब कुछ करने के बाद अपनी प्राइसेस को हाई करके एक एडिड वैल्यू जो है वो गेन कर सकते हैं। इन शॉर्ट कि जब आप जो भी कंज्यूमर की नीड है, कंज्यूमर की डिज़ायर्स हैं, उसके मुताबिक जब आपकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है ना, जब आप कंज्यूमर को ये बात या मैसेज कन्वे करने में कामयाब हो जाते हो कि दे आर बेसिकली गेटिंग व्हाट दे आर स्पेंडिंग, ठीक है। अगर वो उन अपनी स्पेंडिंग को उस तरह से कवर अप करने में कामयाब हो गया तो इट्स मीन कि आपका जो प्लान था वो सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। तो अब फाइनली हमारा जो कंप्लीट फर्स्ट और सेकंड सेशन था उसको हम अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, बाकी एस्पेक्ट को देखें तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये आप देखें आपके पास बिज़नेस नीड्स हैं, ठीक है। जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि आपकी जो बिज़नेस नीड्स हैं एक्चुअल में आपके कंज्यूमर्स, आपकी डिलाइटमेंट है कंज्यूमर की, और आपकी बिज़नेस की रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और रिसोर्सेज में आपकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। अब देखें उसमें क्या है जी, कैपिटल की हमने बात की थी। कैपिटल में आपके पास फाइनेंस है, आपके पास फैक्ट्रीज़ हैं, आपके पास ऑफिसेज़ हैं, मशीन्स हैं, हर वो चीज़ जो कि आप यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन के अंदर, पैसा आप इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्रीज ऑफिस को आप यूज़ करते हैं, लाइक वहाँ पर आप अपना काम करते हैं और अपनी मशीन से अपने प्रोसेसेस को इजी बनाते हैं। तो नंबर वन कैपिटल है जी। गवर्नमेंट जो है वो आपको रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस और स्कूल एंड कॉलेजेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास लैंड है, रॉ मटेरियल है, साइट फॉर द बिल्डिंग है, ठीक है, जिसके ऊपर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। कस्टमर्स हैं आपके पास, तभी आपका बिज़नेस चलेगा। सप्लायर्स हैं, सप्लायर उसको कहते हैं जो कि आपकी कंपनी की प्रोडक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप चेयर्स बना रहे हैं, चेयर्स बनाने की कंपनी है, तो जो प्लास्टिक है, जो कि स्टील है, जो ग्लू है, या जो भी उसके मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं, उसके जो रॉ मटेरियल, मतलब ये जो मैंने अभी नाम लिए हैं, प्लास्टिक हो गया, स्टील हो गया, तो ये जो देंगे वो उनके सप्लायर कहलाएंगे, ठीक है। आई एम होपफुल आपको पहले से पता होगा, लेकिन मैंने अगर कहा कि आपको नहीं आइडिया तो मैं अब बता दूं। लेबर, आपके पास स्किल्ड लेबर भी हो सकती है जो सीखी हुई है, अनस्किल्ड भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है, और परमानेंट भी हो सकती है। टेम्परेरी जो कि आप डेली बेसिस पे आपने रखी हुई है, आपने वेजेस पे रखी हुई है। परमानेंट जो कि आपके रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं। एंटरप्राइज़ आपके रिस्क टेकर भी होते हैं, आपके डिसीजन मेकर्स भी होते हैं, और आपके कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं। वो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एंटरप्राइज इज़ जस्ट लाइक योर बिजनेस, राइट। और वो बिज़नेस के अंदर वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी, वो कोऑर्डिनेशन, वो डिसीजन मेकर्स, वो सारे एस्पेक्ट जो है वो ये परफॉर्म करते हैं, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हमारी डिस्कशन थी, और इसके अंदर आपके आई एम होपफुल कि हमने मोस्टली सारे एस्पेक्ट को देखा है। और अभी मैंने जस्ट आपको एक बेसिक्स बताए हैं। अभी हम जो नेक्स्ट सेशन हमारे आते जाएंगे उसके अंदर हम बात करेंगे थॉरली आपकी जो बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर, जो बिज़नेस के इंट्रोडक्शन के अंदर जितने भी लाइक मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, आईटी है, एचआर है, उन सब को हम माइनर माइनर सा अंडरस्टैंड ज़रूर करेंगे। इस सब्जेक्ट को पढ़ने से आपको इतना फ़ायदा ज़रूर होगा कि आप आने वाले जितने भी सब्जेक्ट्स कवर अप कर रहे होंगे तो इसकी एक कह सकते हैं कि बेसिक फाउंडेशन आपके साथ रहेगी, जो कि आपको काफ़ी हद तक गाइड कर रही होगी। तो ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे, और आप इसको अच्छे तरीके से सुने। और जो भी आपके इसमें क्वेश्चंस हैं, जो भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करें, आप ज़रूर मुझे इसके बारे में बताएं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो आपका सेशन, मैं जैसे ही आपका ये वाला वीक कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट वीक से आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास का लेक्चर मिल जाएगा।
उसको अच्छे तरीके से आपने देख लेना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।